नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी 10वीं क्लास के गणित में। आज आपकी जो वर्कशीट नंबर 24 आपको मिली है, हम उसकी चर्चा करेंगे। हम पढ़ रहे थे समरूप त्रिभुजों के बारे में। आइए आज की वर्कशीट में किन विशेष बातों की ओर चर्चा की गई उसे पढ़ते हैं। त्रिभुजों की कसौटियां। समरूप त्रिभुज कब होते हैं, कौन सी कसौटी होती है, कौन से प्रतिबंध होते हैं, कौन सी कंडीशन होती है जब हम किसी दो त्रिभुजों को समरूप कह सकें, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक बार देखें, इन आकृति में एक वृत्त है, एक ये आपका समबाहु त्रिभुज नजर आती है और जो दूसरी चित्र है वो आपका वर्ग। तो बताइए, इनमें से सदैव समरूप आकृतियों के नाम लिखने हैं आपको। तो आपको यहाँ चित्र में भी दिखाई दे रहा है जो सदैव ही समरूप होते हैं। दो वृत्त हमेशा समरूप ही होंगे। हाँ, सर्वांगसम होने के लिए जरूर उनकी त्रिज्या और व्यास या परिधि में से कोई एक चीज, जैसे हम समान कहेंगे, हमने पहली कक्षा में बात की थी जब समरूप त्रिभुज आरंभ किया, तब भी इस बारे में काफी डिटेल में किया था। आप उसकी वीडियो नीचे दिए गए लिंक में जाकर देख सकते हैं। तो समरूप आकृतियों में वृत्त हमेशा सर्कल की बात करें, हमेशा ही वो समरूप रहता है, सिमिलर आकृति रहती है। समबाहु त्रिभुज क्योंकि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, आप भुजा छोटी बड़ी जैसी भी बनाएं, वो सभी त्रिभुज सदैव समरूप ही होंगी और वर्ग भी सदैव समरूप होंगे। तो ये है, ऐसी कुछ और आकृतियां भी आप ढूंढ सकते हैं। तो जैसे समपंचभुज है, ये आप कह सकते हैं। इस तरह से पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, ये जो आकृतियां होंगी जिसमें सारे कोण सदैव समान होते हैं, वो एक आयत को अपवाद के रूप में छोड़ सकते हैं कि आयत के कोण तो 90 के होते हैं, लेकिन सभी आयत रेक्टेंगल्स वो समरूप नहीं होती। ये भी हमने उसी वीडियो में जिक्र किया था, फिर भी आज दोबारा बात की। तो वृत्त आपके होते हैं, त्रिभुज होती है और त्रिभुज होती है, साथ में वर्ग होते हैं। अगर आप ऐसा लिखेंगे तो इसमें एक गलती आप कर सकते हैं, क्योंकि सभी त्रिभुज समरूप नहीं होती। कौन सी होती है? समबाहु त्रिभुज। तो आप सिर्फ त्रिभुज ना लिखें, ये गलती आपसे हो सकती है। तो आप त्रिभुज नहीं लिखेंगे, इसे छोड़ के क्या लिखेंगे? समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, सर्कल और स्क्वायर। ये सभी आकृतियां सदैव समरूप ही होती है। ऐसा क्यों होता है? अभी बताया कि वृत्त में तो आपका वो 360 के कोण पर ही सारा बनता है। आप उसका व्यास, त्रिज्या ये छोटी बड़ी कर सकते हो, उसकी जो शेप है वो आपकी वही रहती है। साइज छोटा बड़ा हो सकता है, शेप में कोई फर्क नहीं होता। और हमने यही पढ़ा था कि जिसका साइज छोटा बड़ा हो जाए लेकिन शेप वही रहती है, वो आपकी समरूप आकृतियां होती है। तो समबाहु त्रिभुज और वर्ग। चलिए आगे चलें। कसौटी 1 जो आज दी हुई है आपको, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कोण कोण कोण, एंगल एंगल एंगल, समरूपता सिमिलैरिटी। ये आपकी बुक में प्रमेय नंबर 6.3 है। इसमें कथन है कि यदि दो त्रिभुजों में, यहाँ थोड़ा सा वैसे लिखा हुआ, त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी कि समानुपात में होती हैं, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कोण 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 समरूपता मतलब तीनों एंगल आपके बराबर होंगे एक त्रिभुज के दूसरी त्रिभुज के साथ। संगत का मतलब है हम जो भी नाम से बात करें, अगर ABC की बात करते हैं, दूसरा PQR है, तो जो नाम यहाँ पहले लेंगे वही वहां पहले, ऐसे संगत की बात कर रहे हैं। वो ऊपर नीचे कहीं भी हो सकते हैं। तो त्रिभुज ABC और DEF यहाँ बात की गई। आइए पहले त्रिभुज बना लें। संगत कोण, संगत आपको बताई दिया, तो संगत भुजाएं भी अनुपात में होती हैं और उसके बाद ये त्रिभुज समरूप भी होते हैं। जैसे ये एक त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है, देखने में तो जरूर समरूप लग रही है। अभी बोला है कि किसके बारे में? कोण के बारे में। त्रिभुज का नाम रख दिया ABCDEF। ये कोण A, संगत कोण का मतलब है यहाँ अगर A की बात कर रहे हैं तो यहाँ D की बात करें। ABCDEF, तो उसका पहला नाम A से स्टार्ट हुआ और उसका D से, तो A कोण D के बराबर होगा। ये है संगत कोण बराबर हो। तो यहाँ जो चित्र आपको बना के दिया हुआ है वहाँ पहले आपको अनुपात में दे दिया है, तो अनुपात हम पहले नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कोण 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 समरूपता है, तो यहाँ पहले कोण की बात कर रहे हैं। तो कोण A बराबर है कोण D के, कोण B दूसरे वाला बराबर है कोण E के। वो एक चिन्ह से दिखाया, यहाँ पर दो चिन्ह लगा दिए हैं कोण के साथ। ये इसलिए लगाए जाते हैं बच्चों
कि कोण बी और कोण सी समान है, तो चित्र में देखने के लिए कि जहां 2 लाइनें हैं वो 2 लाइनों वालों के बराबर है, एक वाला 1 के और तीसरे वाले में 3 लगा लेते हैं। इस प्रकार हम संगतता दिखाते हैं। तो कोण सी बराबर है कोण एफ के। तो यदि ऐसा है कोण ए बराबर कोण डी, जैसा कि लिखा भी हुआ है ऊपर, कोण डी बी बराबर ई और कोण सी बराबर कोण एफ, तो इसकी संगत भुजाएं जो नाम हम दे, जैसे यहाँ ए बी लेते हैं तो यहाँ क्या लेना है, डी ई। वो अलग बात है, आप इसको डी ई भी बोल सकते हैं, ई डी भी बोल सकते हैं, बट त्रिभुज बोलते समय फिर नाम ध्यान रखेंगे कि आगे पीछे होने से त्रिभुज का नाम ना बदल जाए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा AC अगर लेते हैं तो इधर संगत भुजा DF हो जाएगी, क्योंकि वो भी A को बना रही है, ये भी A का निर्माण कर रही है, दोनों मिला के, और यहाँ D का। इस तरह संगत भुजाएं हुई। और अगर BC लेंगे तो यहाँ से क्या लेंगे, EF। इस प्रकार ये संगत भुजाएं भी समान अनुपात में हो जाएंगी, यानी कि समानुपाती, जिसे हम लिखेंगे जैसे ऊपर लिखा हुआ आपका AB बटे DE, AC बटे DF, BC बटे EF। अब वो लिख सकते हैं, कोणों के बाद वो अनुपात लिखना है, और जैसे वो अनुपात बराबर होगा तो हम कहेंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। स्पष्ट हो गया आप सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की आपकी दूसरी कसौटी, यहाँ हमने थोड़ा सा इसको दोबारा लिखा है, वो ज्यादा छोटा करके पहुंचना हो आपके लिए। तो कसौटी 2 में है भुजा भुजा भुजा, यानी कि साइड 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 समरूपता। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि यदि किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरी त्रिभुज की तीनों भुजाएं, मतलब प्रत्येक भुजा के बराबर की बात नहीं करेगा, बराबर कहेगा तब तो हम उसे सर्वांग सम कह ही चुके हैं 9th क्लास में। और जितनी भी सर्वांग सम आकृतियां हैं प्यारे बच्चों, वो सभी समरूप तो होती ही हैं, ये हमने पहली कक्षा में ही चर्चा की। तो आज पढ़ रहे हैं कि 2 त्रिभुजों में से यदि एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरी त्रिभुज की भुजाओं के, या कहें कि संगत भुजाओं के समानुपाती हो, तो उनके संगत कोण भी समान होते हैं, और इस प्रकार ये त्रिभुज भी समरूप होते हैं। ये स्टेटमेंट है, कथन है इस कसौटी का। ये है आपकी प्रमेय 6.4 के नाम से किताब के अंदर। आइए इसकी बात करें, ये क्या कहना चाह रहा है। भुजाएं मतलब जैसे यहाँ AB आपको दिखाई दिया, ये ब्लिंक करता हुआ, ये वाली साइड बराबर है किसके, DE के। ये DE आपके पास था, DE। आइए दूसरा, तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में हम देख रहे हैं, तो AB जैसे पहले नाम AB पढ़ा गया तो दूसरा क्या हुआ, DE। ये संगत है, इस तरह से हम पढ़ेंगे। फिर तो हम लिखेंगे AB और DE का अनुपात यदि किसके समान है, अगला ढूंढते हैं कोई। अगर ऐसा है जो उसने बताया, देखिए दूसरा जो ब्लिंक किया ग्रीन कलर में आपको नजर आएगा त्रिभुज में, ये वाला BC और EF। तो BC और EF का अनुपात, तीसरा अनुपात, तीसरी साइड बच गई, उसकी बात करें, उसको बनाते हैं जैसे AC, और साथ में आपके पास दूसरा है DF। ये देखो ब्लिंक किया रेड कलर में, हाँ जी, ये वाली साइड। तो ये जब संगत भुजाएं ऐसे समानुपात में होंगी, वो हम लिख देते हैं AC अपॉन DF। तो यही वो कथन में बोल रहा था कि भुजाएं समानुपाती हैं, उनका अनुपात समान है। यदि ऐसा है तो हम कहेंगे इनके कोण भी समान होंगे। कैसे संगत, जैसे ABC में पहला नाम A हुआ तो DEF में पहला नाम D, तो एंगल A बराबर एंगल का साइन लगाएं D। इसी प्रकार दूसरा नंबर पर B है तो यहाँ भी दूसरे स्थान पर ढूंढेंगे E, तो B बराबर हो जाएगा E के, और इस प्रकार कोण C बराबर हो जाएगा कोण F के। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सरल सा है, आप इसे अच्छे से करें, लिखकर जरूर अभ्यास करें। प्यारे बच्चों, गणित में लिखने से बढ़िया कुछ भी नहीं है। जब तक आप स्वयं अपने आप लिखकर नहीं देखेंगे, लिखकर अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक आपको ये सरल और आसान नहीं लगेगा। लेकिन जैसे आप अभ्यास करने लगेंगे, इससे आसान और कुछ है ही नहीं। आप समझ कर चलिए, बहुत आसान है, आपको रटना भी नहीं होता। तो त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगी इस प्रकार त्रिभुज DEF के। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और कसौटी की बात करें। कसौटी नंबर 3, भुजा कोण भुजा SAS साइड एंगल साइड।
यहाँ ध्यान रखेंगे दोनों साइड के बीच में एंगल है, इसका क्या महत्व है वो भी अभी बताते हैं। ये आपकी पुस्तक में प्रमेय नंबर 6.5 थ्योरम 6.5। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण मतलब संगत कोण कोई भी समान हो तथा उन कोणों को बनाने वाली भुजाएं समानुपाती हों, तो यहाँ बराबर की बात नहीं कर रहा। जो एस का मतलब है सर्वांग सम में तो समान होता था कि साइड एंगल साइड, यहाँ क्या दो साइड समानुपाती है और उन दो साइड से जो एंगल बन रहा है वो आपका इक्वल है, तब भी दोनों त्रिभुज समरूप होती हैं। ये प्रमेय है, सिद्ध की जा चुकी है। आपको इसका कथन ही याद रखना है कि हमें रिजल्ट के रूप में याद रहे, ताकि हम अपने आगे आने वाले अनुप्रयोग में इसका प्रयोग कर सकें। तो ये एक त्रिभुज है, एक ये दूसरी त्रिभुज बनाई, नाम रख लेते हैं कुछ भी जो आपका मन करे, ABCDEF PQR जैसा मन करे। अभी जो लिखा था हमने वो बनाया। एक कोण कोई भी, यहाँ कोण हम ये ले लेते हैं, जैसे इसका D तो यहाँ पर A, ऐसे संगत में कोई भी आप एक कोण ले लिया ये वाला। तो यहाँ कोण D मतलब यहाँ पूरा बोले तो आप EDF या DFDE भी बोल सकते हैं इस कोण को। A को BAC या CAB भी बोल सकते हैं, लेकिन अब ये सिंगल है, एक पॉइंट पे सिंगल है, तो आप खाली कोण A बराबर कोण D भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास है। साथ में इसको बनाने वाली लाइन कौन सी हुई, DE, और उधर A को बनाने वाली लाइन AB, और दूसरी कौन सी है, वहां AC है और यहाँ DF है। तो ये दोनों आपकी भुजाएं, ये भुजाएं जो ये कोण बना रही है, एक D पर बना रही है और एक A पर बना रही है, तो इन भुजाओं का यदि अनुपात समान है तो त्रिभुज समरूप होती है। तो उसे लिख देते हैं। तो कोण A बराबर है कोण D तथा AB अपॉन DE ये अनुपात। दूसरा वो आगे पीछे कहीं भी आप DE अपॉन AB भी लिख सकते हैं, AC अपॉन DF। बस ये ध्यान रखेंगे, यदि हमने पहले छोटी त्रिभुज का लिया है तो वहां हमेशा छोटी का पहले लेंगे, बड़ी त्रिभुज से स्टार्ट कर रहे हैं तो बड़ी का पहले लेंगे। तो यदि ये दोनों बातें हैं तो हम इसे कहेंगे ये SAS कसौटी हुई, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। कई बार बच्चे भू को भू भी बोल देते हैं, भू को भू। ओके, हिंदी में ऐसा बोलते हैं, इंग्लिश में आप साइड एंगल साइड ही करते हैं। तो हम कहेंगे कि त्रिभुज ABC समरूप होगी त्रिभुज DEF के। इस प्रकार उसके बाद में सभी कोण भी बराबर हो जाएंगे और बाकी शेष भुजाएं भी समानुपात में हो ही जाती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा ये तीन कसौटी को ध्यान में रखते हुए हम इनके किस तरह से प्रयोग करेंगे उसे देख लेते हैं। उदाहरण है, एक दी गई आकृति में यदि PQ समांतर है RS के तो दर्शाइए कि त्रिभुज POQ समरूप है त्रिभुज SOR के। आइए इसे साथ साथ करते चलते हैं। आपने देखा PQ ये वाली रेखा और समांतर है RS के, यहाँ S लिख लीजिए, ये S हो गया, ये RS वाला। हम इस त्रिभुज में देखेंगे तो हमने यहाँ रखा POQ और त्रिभुज SOR में। POQ कौन सा हुआ, POQ ये वाला त्रिभुज, SOR ये वाला त्रिभुज। PQ और RS समांतर है, ये और ये समांतर है, दिया हुआ है हमें। अब समांतर रेखाओं में ये एक तिर्यक रेखा हो गई, ठीक है। तो यहाँ जो कोण P बना ये वाला, ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। जो कोण यहाँ पर S पर बन रहा था ये बराबर होगा। इसको यहाँ पर उसने एक नाम दे दिया, जो भी आप कह सकते हैं, दोनों बराबर कोण है तो दोनों को एक रख दिया। आप X भी बोल सकते हैं, ABC कुछ भी स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं। तो कोण P बराबर हो गया कोण S के। ये क्यों है, ये अंतःएकांतर कोण है बच्चों, आपको याद होगा ऐसे समांतर रेखा जब बनाते हैं तो आप इन कोणों को अंतःएकांतर कोण बोलते हैं। अभी वो रेखा थोड़ी आपको आड़ी दिखाई दे रही है तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और एक बार दूसरे रंग से देखें, वो दो रेखा थी, ये तिर्यक रेखा है तो ध्यान दीजिए, और ये आपकी समांतर रेखाएं थी। तो ये कोण और ये कोण इसी तरह से हुआ एकांतर कोण। अब दूसरा है कोण Q ये वाला, और ये बराबर हो जाएगा कोण R के। यहाँ पर आपका बिंदु R था, ध्यान देंगे, ये भी एकांतर कोण है। इसके बाद हम लिखेंगे POQ ये वाला कोण,
और ये बराबर है इसके। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण, ये भी आपने पढ़े हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो ये ऐसे आमने सामने के कोण समान होते हैं। जैसे हमने 3 किया तो कौन सी कसौटी नजर आई? एक कोण बराबर है, दूसरा भी बराबर है, तीसरा भी। इसका मतलब ये हो गई एंगल 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 समरूपता, कि किसी एक त्रिभुज के तीनों ही कोण दूसरी त्रिभुज के तीनों कोण के समान है, तो हम कहेंगे त्रिभुज क्या है? समरूप है। यही हमें सिद्ध करना था, बहुत ही आसान सा है। ठीक है, आप अभ्यास जरूर कीजिएगा अपने हाथ से। आइए आगे बढ़ें। यहाँ एक टेबल आपको बनाई हुई है कि समरूप त्रिभुजों में कौन से संगत कोण है और कौन से संगत भुजाओं के अनुपात है। तो त्रिभुज ABC जब आप लिखेंगे तो क्या करते हैं? कोण A बराबर कोण D, पहले वही नाम है, B बराबर E, ये आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, C बराबर F। तो अनुपात में भी हम क्या लिखेंगे? पहले AB लिखा है तो साथ में DE लिखेंगे, फिर AC पहला और आखिरी अक्षर लिया है तो DEF का भी पहला और आखिरी DF आ गया, फिर लास्ट के दो हैं वर्णमाला में इससे B और C, तो यहाँ भी EF। इस प्रकार आप दूसरे और तीसरे में भी नकल करेंगे, मतलब समझ के करेंगे। तो PQR समरूप है ABC के, तो एंगल P किसके बराबर होगा? यहाँ P पढ़ रहे हैं तो वहाँ कितना पढ़ा जाएगा? A, तो एंगल P बराबर एंगल A, एंगल का साइन लगा देंगे। फिर Q के साथ क्या पढ़ेंगे? V, वहाँ भी एंगल का साइन लगाएं, ये भी एंगल बराबर हो गया। तो कोण Q बराबर कोण B। इसी प्रकार तीसरा कोण R बराबर कोण C, सिंपल। अब ऐसे आप भुजाओं के अनुपात लिखेंगे तो PQ पहले लिखा तो उसके साथ उधर से AB आ गया, ये किसके बराबर होगा? दूसरा नाम लिखें आप। तो PR पहला और आखिरी अक्षर है तो ABC में से भी पहला और आखिरी A और C ले लिया। इसके बाद अगर हम लेते हैं जो बच गया हमारे पास QR, लास्ट के दो अल्फाबेट Q और R, तो वहां से बचा B और C। इस प्रकार ये भुजाएं समानुपात में होंगी। हम बिना चित्र के भी खाली नाम देखकर बता सकते हैं। आइए नेक्स्ट करें। तो D बराबर P के, अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया, आप फटाफट कर सकते हैं। E बराबर हो गया R के, कोण का चिन्ह लगाएं तो कोण बन जाएगा। F बराबर होना चाहिए Q के, क्यों? समरूप त्रिभुज हैं तो। इसी प्रकार भुजाएं DE के साथ PR लिखेंगे अनुपात में, DF के साथ PQ लिखेंगे अनुपात में, और EF के साथ RQ लिखेंगे अनुपात में, तो ये समानुपाती हो गया। इस प्रकार आराम से आप ये टेबल भी पूरा कर सकते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है, प्रश्न है अभ्यास का। पहला प्रश्न, यदि त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज DOC और दिया हुआ है कोण OAB। OAB का अर्थ हुआ बच्चों O A की तरफ बढ़े और B वापस आए, तो OAB मतलब A बीच में है तो A पर बना हुआ कोण। जहां कोण बनता है वो अल्फाबेट, वो अक्षर बीच में लिखा होता है। AOB वो 50 डिग्री है तो O यहाँ बीच में आया, O वाला कोण हुआ, और OB ये 90। आइए चित्र में थोड़ा सा चिन्हित कर लेते हैं, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये हो गया 40, OAB ये वाला एंगल। दूसरा AOB ये वाला एंगल है, दिखाई दिया AOB, ये AOB हुआ, A से बढ़े O की तरफ, B की तरफ घूम गए तो AOB एंगल हुआ, ये कितना है? 50। और जो बच गया वो आपका OBA, ये हो गया 90 डिग्री। तो एक समकोण त्रिभुज बन गई, ऐसे कोण दिए हुए हैं। उसने कहा त्रिभुज समरूप है, तो समरूप होती है तो आप सीख चुके हैं कि संगत कोण बराबर होते हैं। तो आप नाम के हिसाब से देखें, जो A नाम है दूसरी त्रिभुज में वो D से आरंभ हो रहा है, जहां A है वहां कितना आएगा? D। तो A वाला एंगल कितना है? 40, तो D पर भी कितना हो जाएगा? 40। ये हम ऐसा लिख देंगे, मैंने रंग भी सेम यूज किया, आप थोड़ा समझ लें। तो D वाला 40, वहां लिखना भी सिखाएंगे, और यहाँ पहले चित्र में देख लें। इसके बाद दूसरा 50 कौन सा है? वहां दिया हुआ था AOB, तो यहाँ क्या पढ़ेंगे? AOB जहाँ O पर बना है तो यहाँ भी जो O पर बना है उसका नाम 50 हो गया। वो अलग बात है, उसे क्या पढ़ेंगे आप? COD या DOC, ऐसा कुछ भी पढ़ेंगे। पर यहाँ पिक्चर में जो दिया है तो यहाँ AOB के बाद DOC है, तो आप इसे DOC पढ़ें, और पूछा भी उसने DOC ही था। तीसरा एंगल है तो आप उसी की नकल करते हुए पढ़ेंगे। लास्ट वाला जो एंगल दिया हुआ था OBA, तो चित्र में जब समरूप त्रिभुज में आप पढ़ते हैं OBA ऐसा पढ़ें, तो बीच में कौन आया? B, तो यहाँ बीच में कौन आएगा? उसके हिसाब से जो बच गया आपका C, वो 90 हो गया। तो इस प्रकार ODC, DOC और OCD ये तीनों एंगल आप ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। तो एंगल AOB हम लिखेंगे एंगल DOC के बराबर होगा चित्र के हिसाब से। AOB
और DOC, जैसे त्रिभुज का नाम था एज लिख दिया और ये कितना आ गया 50 अभी हमने निकाला। OAB जो आपका एंगल था, O हमने पहले पढ़ा बीच वाला, फिर A पर गए तो यहाँ पढ़ेंगे पहले O फिर जाएंगे D की तरफ, तो ये पढ़ा जाएगा ODC। इस तरह से आप इसे पढ़ेंगे। देखो ऐसे जैसे OAB पढ़ा, ऊपर देखे यहाँ चिन्ह में OD और फिर ऐसे D से C की तरफ गए तो ये ODC लिखा जाता है। इस प्रकार आप कोणों के नाम लिखते हैं। 40 का हो गया। OBA, ध्यान से पढ़े OB फिर वापस A, तो OC वापस D। इस तरह से नाम आप ऊपर के जो त्रिभुज का नाम दिया हुआ वहीं से नकल करके लिखना सीखें तो आपकी कभी गलती नहीं होगी। ये हो गया 90 डिग्री। बस यही हमसे 2-4 बातें इसमें आसान सी पूछी थी, बहुत ही आसानी से आपने ये एंगल बता दिए। दूसरा प्रश्न है, त्रिभुज DEF एवं त्रिभुज PQR में जहां DE बराबर 2 सेंटीमीटर है, EF बराबर 3 सेंटीमीटर, कोण DEF 60 डिग्री एवं PQ बराबर 6 सेंटीमीटर, QR 9 सेंटीमीटर और कोण PQR 60 डिग्री। ओह, आप कई बार ऐसे पढ़ते पढ़ते नहीं भी समझ आए तो आप चित्र बना लीजिए पहले, और ध्यान रखें हमें यहाँ बताना कौन सी कसौटी है। तो आप देख लेते हैं कौन सी कसौटी है। ये हमने 2 त्रिभुज बनाई, नाम रख लीजिए कोई भी DEF जो आपका मन करे, और दूसरे को PQR जो सवाल में दिए हुए हैं वो नाम रखेंगे। अब इसने कहा DEF कौन सा कोण हुआ, ये वाला ध्यान देंगे। DEF कहें या FED, उसने जो बोला उसके हिसाब से लिख लेते हैं। तो ये हुआ DEF, ये 60 डिग्री का कोण है। और साथ में आपके पास दिया, देखो ध्यान से देखेंगे, समरूपता की उचित कसौटी आपको बतानी है। PQR भी 60 है, ये दोनों ही बराबर 60 के दिए हुए हैं, जो सवाल में दिया हम वही लिख रहे हैं। फिर दिया हुआ DE बराबर 2 सेंटीमीटर, EF 3 सेंटीमीटर, PQ 6 सेंटीमीटर और QR 9 सेंटीमीटर। अब देखें एक कोण दिया हुआ है और वो बराबर है, तो उसको बनाने वाली भुजाएं अगर समानुपात में हैं, ये हमने SAS में पढ़ा था पहले, अभी आपको याद हो तो हम वही देखेंगे। तो 60 का कोण यहाँ बना रहा है PQ और QR, और इधर बनाता है DE और EF। तो क्या ये भुजाएं अनुपात में है? आइए जांच कर लेते हैं। तो DE और अनुपात लेंगे PQ का, तो 2/6 लिखेंगे हम। 2/6 में सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 2 3 6, 1/3 आ गया। इसी प्रकार दूसरा लिखेंगे EF और QR, वहां लिखेंगे 3/9, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, मतलब 3 का पहाड़ा कटेंगे। अरे यहाँ भी 1/3 आ गया। इसका मतलब ये दोनों भुजाएं समान अनुपात में हैं, और ये जिस कोण को बना रही हैं वो भी समान है, इनका अनुपात भी समान है। तो ये जैसे हम लिखेंगे समान अनुपात है और कोण भी समान दिया हुआ है DEF वाला, और PQR एंगल का साइन लगा दें। अब हम कहेंगे ये SAS भुजा कोण भुजा समरूपता की कसौटी हो गई, जिसके हिसाब से ये त्रिभुज समरूप होगी। बस आपको यही बताना था, नीचे थोड़ी जगह नहीं थी, ऊपर लिख दिया, आप अपना नीचे ही लिखें। फिर लिखेंगे त्रिभुज DEF समरूप हो गई त्रिभुज PQR के। ठीक है प्यारे बच्चों, आ रहा है समझ में? स्वस्थ रहें, खुश रहें, अभ्यास करते रहें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।